चल रहा था एक प्रोडक्टिविटी। क्या बताया था प्रोडक्टिविटी बताएंगे? देखिए लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मैंने बताया था क्या होता है, अमाउंट ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट और एनिमल्स। प्लांट या एनिमल जो भी बायोमास बनाते हैं पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। एरिया किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में, और टाइम क्या लेते हैं पर ईयर का, एक साल का टाइम लेते हैं। समझ में आया? यूनिट को कैसे बताया था, इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम और मीटर स्क्वायर पर ईयर, या एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ में आया? ये थी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी प्लांट्स में भी होती है और किस में होती है, एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। तो इसलिए दो टाइप होते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा की जाती है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाते हैं या प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ये प्लांट के द्वारा होती है। और सेकेंडरी किसके द्वारा होती है, एनिमल्स, जब एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं। इधर देखिए, जब एनिमल्स प्लांट खाते हैं तो अपने शरीर में कुछ बायोमास बनाते हैं, वृद्धि करते हैं अपने शरीर में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के लिए है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल्स के लिए होता है। हमको पहले क्या समझना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्लांट्स जितना भी फूड बनाते हैं सनलाइट में, ठीक है। एक चीज और पहले समझिए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जितना प्लांट फूड बनाएंगे सनलाइट में उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी। इसके दो टाइप हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो टाइप की होती है, ठीक है। प्राइमरी वाली नेट क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में जितना फूड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सनलाइट से प्लांट ने कितना फूड बनाया यूनिट एरिया यूनिट टाइम में, इसी को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में बनाया गया फूड, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस क्या होती है, एनिमल्स जब प्लांट को खाता है, एनिमल्स जब प्लांट को खाता है, ठीक है, तो जितना एनिमल्स की बॉडी में जो फूड जाएगा वो क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? जैसे प्लांट ने जो फूड बनाया तो क्या सारा फूड एनिमल्स को ट्रांसफर हो जाता है, प्लांट को भी तो अपना जीवन यापन करना है, ठीक है। वो जिस एनर्जी को यूज कर लेता है, बाकी जो एनर्जी बची रहती है फूड की वो एनिमल्स को ट्रांसफर हो जाती है। जब कोई एनिमल प्लांट को खाएगा तो उसको कौन सी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ये वाली मिलती है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट, इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में फूड बनाया, तो जो फूड बनाते हैं वो कौन सी होती है, नेट, सॉरी क्या होता है वो, नहीं ये है, ये जी मिस्टेक हो गया, हाँ ये है, ठीक है। प्लांट जो फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस में वो क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हैं ना? ग्रॉस का मतलब टोटल, कितना फूड बना दिए। अब इसमें से कुछ एनर्जी को प्लांट क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, कुछ एनर्जी को किस में यूज करेंगे, रेस्पिरेशन यूज करेंगे ना भाई, प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करता है, उसको तो रेस्पिरेशन के लिए फूड कहाँ से मिलेगा, जो उसने बनाया है फूड, उसमें से कुछ फूड से वो रेस्पिरेशन करा लेगा, ठीक। बाकी जो फूड कोई एनिमल जो उस प्लांट को खाएगा तो उसकी बॉडी में जो प्रोडक्टिविटी जाएगी वो कौन सी वाली होगी,
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? मतलब जीपीपी में से अगर हम क्या होता है जीपीपी में से आर को घटा दें तो क्या बचेगा? एनपीपी। समझ में आया? कितना फूड बनाया? रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे, जो बचेगा क्या होगा? जीपीपी। पूछा जाता है कि अगले ट्रॉपिक लेवल पर जब प्लांट को कोई एनिमल खाता है तो उसको कौन सी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर होती है? ये वाली ट्रांसफर होती है, जीपीपी। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ये ट्रांसफर होती है। समझ में आया? हर्बीवोर्स प्लांट को खा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्टिविटी मिल रही है उनको? जीपीपी वाली मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो यही लिख लीजिएगा, ये ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर एट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगले ट्रॉपिक लेवल पर यही ट्रांसफर होता है। ये होता है जीपीपी एनपीपी माइनस के नहीं वो सही है, ये है माइनस के आर। ये ट्रांसफर होगा ये वाला ट्रांसफर। क्वेश्चन आता है एनपीपी ट्रांसफर। ठीक है? नेट का मतलब ये होता है प्रॉफिट और लॉस को माइनस कर दिया जाए तो क्या बनता है? नेट। अब प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सर जी बताइए। ऐसे अगर पूछे तो एनपीपी और जीपीपी है क्या? बता दें क्या है? जीपीपी प्लांट ने सनलाइट में यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितना फूड बनाया, ये होता है जीपीपी। ठीक है? प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, उसकी बॉडी में जो ट्रांसफर होगा फूड वो क्या होता है? एनपीपी। क्योंकि उसी में से रेस्पिरेशन भी तो करेगा, रेस्पिरेशन की एनर्जी को माइनस कर देंगे जीपीपी में से, तो क्या बचेगा? एनपीपी। समझ में आ रहा है? जो इंसान पाया। हाँ, जो इंसान पाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? कौन सी वाली? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी प्राइमरी वाली कि ज्यादा होगी? कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं? पहला फैक्टर होता है इसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है? और तीसरा होता है लाइट। चौथा फैक्टर है सॉइल में मॉइस्चर कितना है। और नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिएंट्स। और लास्ट का 6 नंबर है वाटर। ये फैक्टर हैं। आपने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट करते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना प्लांट में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा होती है? प्लांट जो फूड बनाते हैं सनलाइट से, वही क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है उसको, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन वही होती है। यही क्या है? यही आप बोल सकते हैं वाटर। और न्यूट्रिएंट कितने हैं सॉइल में? समझ में आया? तो देखिए पहले इसको देखिए, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का मतलब समझ में आता है। हर प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता बराबर नहीं होती है। आपने C3 प्लांट पढ़े और कौन सा पढ़ा है? C4। किसमें ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस पावर? C4 में ज्यादा होती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता वहां पे ना। एक प्रोसेस चलता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। वो नहीं होता C4 में, वही घटा देता है फोटोसिंथेसिस के रेट को। ठीक? तो C4 प्लांट अगर है तो उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मतलब डिपेंड करता है प्लांट कौन सा है, C3 वाला है कि C4। अगर C4 है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, C3 है तो कम, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, और C3 का क्या होता है? कम। समझ में आ रहा है? अगला फैक्टर टेम्परेचर होता है। ये सारे फैक्टर आपने पढ़ रखे हैं कि टेम्परेचर कैसे फोटोसिंथेटिक
टेम्परेचर कम होगा तो फूड नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो फिर घट जाएगा। समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाती है। कैसे होती है? सर जी टेम्परेचर ज़्यादा जाता तो टेम्परेचर एंजाइम्स की काइनेटिक्स को चेंज कर देता है। ठीक है, एंजाइम एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम का मतलब कितना होता है, 30 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी। टेम्परेचर अगर लो चला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया नहीं होगी, फूड कम बनेगा। टेम्परेचर 40 के अब चला जाएगा तब भी फूड नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम काम नहीं करेंगे। लो टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं करते और बहुत हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते। प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। पढ़ा ना, C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा ज़्यादा होता है, C3 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर मायने रखता है। लाइट पता ही है कि बहुत स्लो लाइट है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। लाइट बहुत तेज है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि हाई लाइट में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, गैस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। ठीक है, और लो लाइट में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट ही नहीं होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम लगती है। ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। वाटर का रोल पता है ना, प्रकाश संश्लेषण में वाटर क्या करता है, वाटर जरूरी है। लास्ट में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, अगर न्यूट्रिएंट सॉइल में कम है तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ फैक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, देखिए यहाँ दो चीजें लिखिएगा कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, प्रोडक्टिविटी और लीस्ट प्रोडक्टिविटी। कहाँ ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और कहाँ कम होगी। ठीक है, हाईएस्ट में बताएंगे फूड कहाँ ज्यादा बनता है, जहाँ सब कुछ बढ़िया रहता है, जहाँ सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नमी भी होती है, गर्मी भी, वार्म भी हो, टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, सारी वो कंडीशन प्रॉपर होती हैं। ठीक है, फूड बनाने के लिए, और घने जंगल भी तो होते हैं। न्यूट्रिएंट अच्छे खासे होते हैं, इसलिए क्या प्रोडक्टिविटी हाई है। और कहाँ होता है, कोरल रीफ्स में हाई होता है। किसमें होता है, कोरल रीफ्स में हाई होगा। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्तियां, समुद्र के नीचे। ठीक है, कोरल रीफ्स होती हैं, वहां प्रोडक्टिविटी हाई होती है। और तीसरा क्या है, शुगर केन फील्ड, गन्ने का खेत, शुगर केन फील्ड। पाती वाती रहता सड़कें होता, पाती की वजह से नहीं है इसमें, शुगर केन फील्ड में गन्ने का खेत है तो प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होती है। कारण क्या है, C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है ये? अगर इसी की जगह मेज भी लिख देंगे ना तो गलत नहीं होगा। मेज है, शुगर केन है, ये सब C4 प्लांट है। मैंने लिखा है ना, C4 में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा है, खाना बनाने की क्षमता इनकी ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी हाई है। तो शुगर केन हो गया फील्ड या मेज का फील्ड हो गया, ये सब क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी। कम कहाँ होता है, कौन कौन से इकोसिस्टम है जहाँ प्रोडक्टिविटी कम रहती है, तो कम में देखिए क्या हो गया, डेजर्ट। बताइए डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी कम होगी कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना, मॉइस्चर नहीं है, टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, मतलब जरूरत से ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, मॉइस्चर नहीं है, वाटर की कमी है। और कौन सा होता है लिस्ट वाला, हाँ, जो टुंड्रा रीजन होता है, जहाँ बर्फ जमी रहती है हमेशा। ठीक है, जहाँ हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा रीजन। और बताइए और कोई लिस्ट जहाँ प्रोडक्टिविटी कम होती है, डीप ओशियंस, समुद्र में, गहराई में। मैंने बताया था ओशियन में प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर देखा जाए तो लैंड पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन ओशियन में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके दो रीज़न अभी मैं बताऊंगा।
लेकिन अगर समुद्र में गहराई में चले जाते हैं तो लाइट वहाँ नहीं पहुँचती है। 200 मीटर तक समुद्र में लाइट जाती है पानी में, उसके बाद लाइट धीरे धीरे कम अंधेरा होने लगता है। ठीक, तो समुद्र की गहराई में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस घटने लगती है। जैसे समुद्र में नीचे जाएंगे अपनी लाइट कम पड़ने लगती है। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होगा, कम होगा। तो डीप ओशियन में, अब इसका आप रीजन लिख लीजिएगा कि डीप ओशियन में प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है। इसके दो रीजन है। पहला क्या होता है, लाइट अवेलेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, लो, लाइट कम पहुंचती है। दूसरा है नाइट्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर। ये समझना है क्या है नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर का मतलब, गहरे समुद्र में नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। नाइट्रोजन की कमी होने लगती है समुद्र में गहराई वाले एरिया में। समझ में आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन जरूरी है। जानते हैं नाइट्रोजन क्या है, फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं फर्टिलाइजर, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन प्लांट के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट का काम करता है। अच्छा, तो नाइट्रोजन होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन डीप ओशियन में कम पड़ने लगता है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, तो ये कुछ हाई एरिया है जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और ये क्या है, लो वाले एरिया। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्टिविटी वाला थोड़ा सा हो गया। अब इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसको तो समझना नहीं है। सेकेंडरी वाला क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा बनाया गया बायोमास। प्लांट को जब एनिमल खाता है तो एनिमल अपनी बॉडी में जितना बायोमास बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक इसमें लिखा है वो है डिकम्पोजिशन। सर ये 170 मिलियन 75 मिलियन, हाँ वो वाला छूट रहा है क्या, देख लीजिए उसको भी। एक डाटा और लिखा हुआ है कि पूरा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का मतलब पूरा अर्थ, ठीक है, वो एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं जिसको, अर्थ को। बायोस्फीयर में टोटल कितना प्रोडक्टिविटी है, 170 मिलियन लिखा ना, बिलियन बिलियन ये लिखा ना, बिलियंस टन, 170 बिलियन टन क्या बनता है एक साल में, टोटल इतना फूड बनता है, इतनी प्रोडक्टिविटी है पूरे अर्थ की है। ठीक है, इसमें से क्योंकि अर्थ पर दो हिस्से हैं, एक तो वाटर हो गया और एक क्या है, टेरेस्ट्रियल, स्थल है। तो टेरेस्ट्रियल कितना है, 30%, वाटर कितना है, 70%, है ना। तो चूंकि वाटर 70% है, आप कहेंगे ओशियन का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो 170 टोटल कितना बिलियन फुट बनता है, इसमें से 55 बिलियन टन समुद्र किसके द्वारा बनता है, ओशियन में 70%। हाँ ठीक है, ओशियन में प्रोडक्टिविटी इतनी है, और बाकी 115 जो टन है, 115 बिलियन टन कितना फुट कहाँ बनता है, इतना टेरेस्ट्रियल एरिया में, सरफेस पर। मतलब ये 70% में अकेले है, ओशियन 70% में है, फिर भी उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, 55 है, और टेरेस्ट्रियल मात्र 30% में है, वहाँ प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ओशियन जो है वहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एरिया ज़्यादा होता है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये ओशियन का हो गया और ये टेरेस्ट्रियल का हो गया, ये टोटल डाटा दिया हुआ है। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन। क्या होता है डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स फूड को, सर जी ये टॉपिक खाली हुआ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, लाइए बता दें। ये टॉपिक में इतना चलिए, लिखा है टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, किसने दिया था, एजी टेंसलेव। नोट कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 16 में, टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेंसलेव है।
ठीक है, इन्होंने टर्म इकोसिस्टम दिया था, इकोसिस्टम नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्या लिखा है, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। क्रॉप लैंड का मतलब समझ रहे हैं, खेती वाला। मैन मेड जो इकोसिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है, एब्सेंस ऑफ वीड्स, वहाँ वीड्स नहीं होते हैं, खरपतवार नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ नहीं होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता कि नहीं होता है? सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अदर। समझ में आया? तो सक्सेशन वाटर में होता है और सक्सेशन रॉक्स पर होता है। आपके खेत के मैदान में जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा। एक मिनट देख ले, एब्सेंस ऑफ द सॉइल माई ऑर्गेनिज्म, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी डी ऑप्शन पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम डी। देखिए वीड्स नहीं होंगे, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी, सक्सेशन जब आप पढ़ेंगे तो वो उसमें बताते हैं कि वाटर में होता है और रॉक्स पर होता है, ठीक है। और लिखा गया एब्सेंस ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल में ऑर्गेनिज्म होंगे कि नहीं होंगे, तो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं। लास्ट जो है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सही होगा क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो बोएंगे वही होगा, या फिर माइक्रोब्स होंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी के वहाँ नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी नोन एज, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ होता है। मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन, तो आंसर लिखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा देखने को, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंडामेंटल यूनिट नहीं है। लिखा है एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और फंक्शनल यूनिट पूछा है। स्ट्रेटिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें है स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शनल पार्ट में आपको मिलेगा एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, मिलेगा ना। स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट नहीं है। पूछा है कौन सा, फंक्शनल पार्ट नहीं है, तो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल पार्ट में आता, समझ रहे हैं ना, कल बताया था ना आपको ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बताइए। बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको। कम्युनिटी समझ रहे हैं क्या होता है, समुदाय, जहाँ पर कई पॉपुलेशन एक साथ आकर के मिलती हैं, रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। पूछ रहा है कौन सा इसमें से बायोलॉजिकल कम्युनिटी का क्या है, फीचर है, स्ट्रेटिफिकेशन, मोर्टेलिटी, अगला है नेटेलिटी और लास्ट है सेक्स रेशियो। स्ट्रेटिफिकेशन कल मैंने लिखाया तो था ना कि स्ट्रेटिफिकेशन आपको किसका फीचर होता है, कम्युनिटी का होता है। बता सकते हैं क्यों है ऐसा? देखिए मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, सेक्स रेशियो ये आपने पॉपुलेशन में पढ़ा है, ये एक सिंगल पॉपुलेशन का फीचर है। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर कई लेयर्स हैं, ठीक है। तो एक लेयर में एक स्पीसीज, दूसरे लेयर में दूसरी स्पीसीज, तीसरे में तीसरी। जब कई टाइप की स्पीसीज है इसका मतलब कई तरीके का पॉपुलेशन हो गया। एक सिंगल पॉपुलेशन नहीं है ना। क्या फॉरेस्ट में एक सिंगल पॉपुलेशन होती है, जंगल में एक सिंगल पॉपुलेशन नहीं है, कई टाइप की पॉपुलेशन, जहाँ कई टाइप का वहीं कम्युनिटी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? अब पूछा है माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ओशियन है, डेजर्ट, तो इसमें फॉरेस्ट हो गया। ओशियन स्टेबल नहीं होता है, कल ही तो बताया था मैंने, बताया था ना, ओशियन इज नॉट ए स्टेबल इकोसिस्टम। रीज़न लिख लीजिए क्यों नहीं होता है। पीछे क्या देख रहे हैं सब लोग,
एक मिनट देखिए, है ओशन, देखिए ओशन स्टेबल होता है। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया। मोस्ट स्टेबल स्टेबल है ओशन, ठीक है। कल मैंने बताया था ओशन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, सही है। अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन और है इसमें? प्रोडक्टिविटी के बारे में कितने छोटा दिया है इतने छोटा सा इसमें दिया है, इतना क्वेश्चन है, इतना छोटा सा दिया है प्रोडक्टिविटी के बारे में। कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी वाला दिया है। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस के आर इक्वल टू एनपीपी। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, पता है आपको आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो जाएगा, एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको जीपीपी और किससे, एनपीपी से रिलेटेड आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी। जीपीपी हमेशा एनपीपी से कम होती है, गलत हो गया, ठीक। जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी, सही है, ठीक है। जीपीपी एंड एनपीपी आर वन, क्या लिखा है, वन एंड सेम, दोनों सेम होती है, सेम नहीं होती है। जीपीपी ज़्यादा होती है, एनपीपी कम होती है। अगला क्वेश्चन, मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट द ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन है, आगे है, इसको समझ लीजिए क्या होता है। एक वर्ड आपको मिलेगा स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब समझते हैं क्या होता है, किसी भी जगह पर प्लांट का जो बायोमास होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ द बायोमास प्रेजेंट इन बाय द प्लांट। क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया ये, मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर किसी पर्टिकुलर समय पर जितना बायोमास होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन ध्यान रखना आपको, ये प्लांट के लिए टर्म दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल प्लांट के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए प्लांट क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। प्लांट को कौन खाया, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ग्रासहोपर हो गया, ठीक है। ग्रासहोपर को कौन खाया, फ्रॉग खाया। फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ। किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर जितना बायोमास होता है, जितना भी बायोमास होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि प्लांट, ठीक है, प्लांट होता है, लेकिन यहाँ जो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है ना कि प्लांट है, प्लांट का जो बायोमास है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, हर्बीवोर्स है, ग्रासहोपर, उनका जो वजन है किसी एरिया में वो क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। किसी एरिया में जितने फ्रॉग होते हैं उन फ्रॉग का जो क्या होगा, वेट होगा, वो क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसमें, मास ऑफ द लिविंग सिस्टम, ये क्या हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको क्या बोलते हैं, जितना फूड बनेगा वो जीपीपी होगा, क्या होगा वो, जीपीपी। आंसर इसमें है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कि नेट प्रोडक्टिविटी कि नेट प्राइमरी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या आंसर होगा, अरे पूछ रहा है किसी भी इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय कितना ऑर्गेनिक मैटर जो बनता है उसका जो रेट होता है बनने का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जीपीपी। समझ में आया। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, किसके द्वारा होती है सेकेंडरी, एनिमल्स के द्वारा, कंज्यूमर्स। ऑप्शन लिखा है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स या पैरासाइट्स। तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, कंज्यूमर्स के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड। ग्रासलैंड के द्वारा, ठीक है सॉरी, रैबिट के द्वारा ग्रासलैंड में जो बनाया गया ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या बोलेंगे? किसी भी ग्रासलैंड में क्या है, रैबिट है, उसने अपनी बॉडी में जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है, प्लांट को खा करके अपनी बॉडी में कुछ बनाया ना, उसको क्या बोलेंगे? तो उसके लिए क्या यूज़ किया? नेट प्रोडक्टिविटी है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? एनपीपी ना जीपीपी होगा ना एनपीपी होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये तो प्राइमरी है ना। फ्रॉग अपनी बॉडी में प्राइमरी थोड़ी नहीं बनाएगा। फ्रॉग जब किसी भी रैबिट जब किसी प्लांट को खाएगा तो अपनी बॉडी में जो बायोमास बनाएगा वो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन, मास ऑफ द लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है, किसी एरिया में किसी टाइम पर जो मास होता है लिविंग मैटर का, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप की ह्यूमस की डेट्राइटस की स्टैंडिंग स्टेट? बताइए। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम। किसी भी समय किसी ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिक मैटर का मास होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है। अरे अभी तो लिखा है ना उसको, क्या स्टैंडिंग क्रॉप वही तो है ना। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका जो वजन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। प्रोडक्टिविटी इसमें आंसर ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड। बताइए, जो बायोमास अवेलेबल होता है किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, बाय द हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, उस बायोमास को क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की स्टैंडिंग क्रॉप की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो खाना बचा है क्या? वो बोल रहा है, फिर से सुन लीजिए, जो बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो है जब किसी प्लांट को खाते हैं तो जो बायोमास उनकी बॉडी में जाता है, ठीक है, या डिकम्पोजर्स जब क्या करते हैं, डेट्राइटस को डिकम्पोज कराते हैं तो उनकी बॉडी में जो बायोमास जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे कि स्टैंडिंग क्रॉप? जो ट्रांसफर होता है उसकी बात हो रही है। तो ट्रांसफर कौन सा वाला होता है बताइए? कौन सी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर होती है? सेकेंडरी ट्रांसफर होती है। सेकेंडरी तो बनती है, ट्रांसफर थोड़ी ना होती है। सेकेंडरी ट्रांसफर नहीं होती, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही ट्रांसफर होती है, सेकेंडरी तो बनाई जाती है। समझ में आ रहा है? फिर से समझा दें इसको, क्यों? प्लांट है, प्लांट ने जितना फूड बनाया वो क्या होगा? जितना भी फूड बनाएंगे यूनिट एरिया यूनिट टाइम में, जितना वो फूड बनाएंगे किसमें? यूनिट एरिया में, प्रोडक्ट यूनिट एरिया में, पूरा लिख रहा हूँ, एंड यूनिट टाइम में। उसी को क्या बोलेंगे? जीपीपी है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जितना वो फूड बनाएंगे। अब प्लांट जो भी फूड बनाते हैं क्या वो सारा फूड जो है कंज्यूमर्स को ट्रांसफर हो जाता है? तो सब नहीं होता है। कंज्यूमर्स मतलब प्लांट को खाने वाले, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स। तो इनको जो है सारा फूड ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि कुछ प्लांट कुछ एनर्जी को रेस्पिरेशन में क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं, रेस्पिरेशन। इसमें से जीपी में से जो आर निकाल देंगे, आर को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? एनपीपी। यहाँ बचेगा एनपीपी। तो
अगले ट्रॉपिक मतलब प्लांट को जो भी खाएगा उसको कौन सी एनर्जी मिलेगी? उसको ये मिलेगा ना, एनपीपी वाली, समझ लेना। अब प्लांट एनपीपी हो गया, इसके बाद में ये हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर, ठीक है। तो कार्निवोर को कौन सी एनर्जी मिलेगी अब बताइए? जीपीपी कैसे मिलेगा? अच्छा, कंज्यूमर से हर्बीवोर ने, इसने प्लांट खाया तो इसको मिला एनपीपी, मिला। अब ये एनपीपी को यूज करके अपनी बॉडी में ग्रोथ करेगा, तो अपनी बॉडी में जो प्रोडक्टिविटी अब बनाएगा, जो बायोमास डेवलप करेगा, वो कौन सा वाला होगा? वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कौन सी वाली होगी? समझ रहे ना, सेकेंडरी, क्योंकि ये एनपीपी तो इसको यहाँ से मिल रही है। अब इसके बाद ये अपनी बॉडी में जब ग्रोथ करेगा, जो बायोमास बनाएगा, वो जो एनर्जी होगी वो सेकेंडरी। तो जो कार्निवोर्स को प्लांट से मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा। अभी से कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते करा वगैरह कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर नहीं होती है प्लांट से। देखिए, प्लांट से जब जाएगी किस में? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एनिमल्स में जाएगी, तो वो क्या होगा? वो वाला, ठीक है, एनपीपी जाएगा। समझ रहे ना? फिर से बता दे रहे कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स, ठीक है, एंड द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय हर्बीवोर। क्वेश्चन सुन लीजिए। बायोमास जो अवेलेबल होता है कंजम्पशन के लिए हर्बीवोर्स के द्वारा, हर्बीवोर्स जब बायोमास को क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है, जो उनको बायोमास मिलता है। एंड द डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स को जो बायोमास मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन में था कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बताइए, हर्बीवोर्स को जो मिलेगा बायोमास कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, वो कौन सा वाला होगा? एनपीपी मिलेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि डिकम्पोजर्स को कौन सा मिलेगा? अच्छा, यहीं पर आ जाइए। इसी में था कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ध्यान सुनिएगा, ये प्लांट क्या हो गया? मर गया, ये प्लांट डेड हो गया। इस प्लांट पर डिकम्पोजर्स आएंगे ना, जो अभी टॉपिक बताने जा रहे थे आपको, डिकम्पोजिशन। तो इसको जब सड़ाएंगे तो कौन सड़ाएगा इसको? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जब इसको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, प्लांट को सड़ाएंगे, तो इनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? प्लांट में जितनी एनर्जी है उससे जब ट्रांसफर होती है तो कौन सी ट्रांसफर होती है? एनपीपी होती है ना। तो डिकम्पोजर्स को तो एनपीपी ही जाएगी ना, क्यों? अरे कोई पौधा है, उस पौधे को कोई जानवर खा रहा है तो एनपीपी ट्रांसफर हो रहा है। पौधा मर गया, ठीक, उसको कोई डिकम्पोजर्स उसको सड़ा रहा है तो उसको एनपीपी तो ट्रांसफर होगी, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये डिकम्पोजर, देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि किसी एनिमल को, कोई एनिमल मर गया, कोई एनिमल डाई कर गया, उसको डिकम्पोजर सड़ा रहे हैं, तो बताइए कौन सी ट्रांसफर हो रही है? इस जानवर से डिकम्पोजर्स में कौन सी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर हो रही है? तो एनिमल्स में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी वाली होती है, ठीक है, वो सेकेंडरी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया या प्लांट को किसी डिकम्पोजर ने सड़ाया, ठीक है, डिकम्पोज किया, तो एनपीपी ही ट्रांसफर होती है, समझ रहे हैं? हाँ, एनिमल में सेकेंडरी, क्योंकि इसलिए होगा ना, जैसे प्लांट है, ये प्लांट को एनिमल ने खाया, ठीक है, बताइए कौन सी प्रोडक्टिविटी यहाँ से ट्रांसफर हुई? एनपीपी हुआ ना। एनिमल ने खाने के बाद अपनी बॉडी में ग्रोथ किया तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डेवलप हुई, क्योंकि जब एनिमल फूड को खाते हैं, जैसे हम लोग हैं, खाना खाएंगे ना, तो अपनी बॉडी में क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, तो कौन सी प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी? सेकेंडरी वाली, ठीक है। और जब इस एनिमल को डिकम्पोजर क्या करेगा? डिग्रेड करेगा, तो उनको सेकेंडरी मिलेगा, समझ रहे ना? सेकेंडरी ट्रांसफर होती है। सेकेंडरी का मतलब सर एनपीपी प्लस प्रोडक्टिविटी जो करेगा, दोनों मिला के सेकेंडरी कहलाता है। देखिए, सेकेंडरी कुछ नहीं है, किसी भी प्लांट को या तो कोई डिकम्पोजर सड़ा दे डायरेक्ट, ठीक है,
सेकेंडरी होता है एनिमल्स के द्वारा। एनिमल जब प्लांट को खाते हैं तो अपनी बॉडी में जितना ग्रोथ करते हैं वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है तो क्या होगा, वो सेकेंडरी ट्रांसफर होगी। ठीक है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जीपीपी और एनपीपी होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में वो आपको नेट वेट का कोई नहीं होता है। समझ में आया? जीपीपी और एनपीपी ये टर्म आपको प्राइमरी में ही मिलेगा देखने। इसका मतलब सर ये बकरी पत्ते को खाए तो बकरी में एनपीपी आएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए ध्यान से कि मान लीजिए कोई भी एनिमल है, हर्बीवोर है, ठीक है, ये प्लांट हो गया, इस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, ठीक है, एनिमल ने खाया तो यहाँ से ट्रांसफर क्या हुआ, एनपीपी। अब इस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल ने खाया, यहाँ से क्या ट्रांसफर हुआ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ से भी R माइनस होता है। क्या एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं? एनिमल अपनी बॉडी में जितना ग्रोथ करता है, जितना बायोमास बनाता है, उसको क्या दूसरा जानवर पूरा कंज्यूम कर लेता नहीं, वो अपनी लाइफ के लिए तो यूज़ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज़ द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी एनुअल? पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तीसरा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पूछ रहा है किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी? एनपीपी। तो एनपीपी पूछता चाहे वो जीपीपी पूछता, हालांकि डिफरेंस तो दोनों में है, लेकिन बात तो प्राइमरी की हो रही है ना, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा फूड वहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पूछ रहा है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, दूसरा है टर्सरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर या जीपीपी ज़्यादा होगी कि एनपीपी ज़्यादा होगी। ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन था कि ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, समझ रहे ना ग्रासलैंड? इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? वो नहीं कह रहा कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, वो कह रहा है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की वैल्यू ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होगी। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं ना, यही तो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी में भी टाइप होते हैं कि प्राइमरी है, तो प्राइमरी में भी टाइप है कि वो जीपीपी वाली है कि एनपीपी है, फिर दूसरा पढ़ते हैं सेकेंडरी है। सारे सभी का यूनिट तो यही होता ना, हर प्रोडक्टिविटी का यूनिट यही है। तो पूछ रहा है कि ये जो यूनिट दी गई है इसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इसकी वैल्यू जो होगी वो कौन सी वाली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो बताइए, जीपीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है ग्रासलैंड में, ये वाली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि ये वाली होगी? या तो ऑप्शन लिखे गए जीपीपी सभी जगह ज़्यादा है, सब जगह जीपीपी। और दो ऑप्शन जो लिखा गया है कि सेकेंडरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि टर्सरी कंजम्पशन। हाँ, दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये लिखा है जीपीपी ज़्यादा होगा, दूसरा ऑप्शन है एनपीपी, और तीसरा है कि सेकेंडरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और लास्ट ऑप्शन है कि टर्सरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टर्सरी प्रोडक्शन का मतलब उसके ऊपर वाले लेवल प्रोडक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी ग्रासलैंड में, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या रैबिट नहीं मिलेगा कि स्नेक नहीं मिलेगा? बताइए, सब मिलेगा। इकोसिस्टम है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको सॉइल में बैक्टीरिया मिलेंगे, फंगस मिलेगा, इंसेक्ट मिलेंगे, आपको फ्रॉग मिलेगा, स्नेक मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं ग्रासेस नहीं होती केवल। ठीक है, तो लेकिन जीपीपी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड जो बनता है ना
आखिर यही तो इसमें से जब R माइनस होता है तो बनता है NPP, और NPP अगले ड्रॉप लेवल पर ट्रांसफर होती है। और हम लोग जानते हैं कि 10% जो एनर्जी ट्रांसफर रूल है कि प्लांट को किसने खाया, ग्रासलैंड का ही देख लीजिए, प्लांट को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, यही है ना। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास में है, प्लांट, क्योंकि 10% एनर्जी जो ट्रांसफर रूल है उसके हिसाब से हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी 10% घटती चली जाएगी। अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी है तो इसके पास कितनी 90 हो जाएगी, क्योंकि 10% कम। अब इसका 10% माइनस होकर के यहाँ इसमें जितना इसका 10% माइनस करिए, ठीक है, 90% अगला ट्रॉपिक लेवल 80-81 आ जाएगा, ठीक है। 10% ट्रांसफर होती है, 90% वेस्ट होगा, इसका 10% इस पर जाएगा, इसका 10% इस पर, 90% वेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जीपीपी होती है, समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज इकोसिस्टम। क्वेश्चन है, द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द इकोसिस्टम। जब किसी भी इकोसिस्टम में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल। अब आप बताइए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कराता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कराता है किसी भी इकोसिस्टम में, प्लांट कराते हैं कि एनिमल्स कराते हैं, प्लांट कराते हैं ना, क्योंकि केमिकल एनर्जी का मतलब फूड हो गया, और लाइट एनर्जी यूज़ करके प्लांट फूड बनाते हैं, तो कन्वर्टर्स तो वही है ना, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, तो उसमें क्या होगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसको बोलेंगे कि ग्रॉस जीपीपी बोलेंगे कि एनपीपी, तो क्या बोला जाएगा, जीपीपी, ठीक है, वही तो होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट जीपीपी, किस इकोसिस्टम में जीपीपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। पहला है मैंग्रोव्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रासलैंड, तीसरा है रेन फॉरेस्ट, चौथा है कोरल रीफ्स। तो रेन फॉरेस्ट में इसने ये नहीं लिखा कौन सा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखता, लेकिन कोरल रीफ्स में उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स में यहाँ पर है। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाई, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करता है, ऑप्शन लिखा है प्लांटिंग ट्री, ऐसे ट्री जो प्लांटिंग जिनको प्लांटेशन कराया गया है, ग्रोइंग एल्गी इन द टैंक्स, टैंक में एल्गी ग्रो की हुई है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप करेगा, या फिर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है, या ग्रोइंग ग्रासेस है। समझ में आया क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। हाँ वैसे समुद्र में सबसे ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप कर सकता है, कौन ट्रैप करता है। ऑप्शन लिखा गया था कि ट्रीज जो है, पेड़ सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं, दूसरा है कल्टीवेटिंग क्रॉप्स करती हैं, तीसरा है ग्रोइंग एल्गी इन टैंक, टैंक में एल्गी ग्रो कर रही है वो, और लास्ट है ग्रोइंग ग्रासेस। बताइए सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा, हाँ, कल्टीवेटिंग ग्रासेस, क्योंकि C4 जो प्लांट, जैसे कुछ ग्रासेस भी जो है C4 में आती है, साइप्रस एक ग्रास का नाम है, ठीक है, वो किस में आती है, C4 प्लांट में। तो C4 की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, वेरी इफेक्टिव कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विथ एनपीपी ऑफ 204 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और मोर इज द क्रॉप। पूछ रहा है कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ऑप्शन है व्हीट है, राइस है, बाजरा है, शुगर केन है। शुगर केन, क्योंकि क्या है ये C4 प्लांट है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे का टॉपिक है डिकम्पोजिशन, क्वेश्चन दिया हुआ, जब इसको पढ़िएगा तो ये होगी।
और उसे कार्बन